राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लीजिए शर्मा जी, खीर बन गई है आपके लिए। अरे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सच में खीर बना दी। तुम भी ना मजाक। 2 दिन से खीर की रट लगाए हो। क्यों, मैं नहीं जानती? आपको कुछ दिन खीर ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं, और अब कहते हैं मजाक कर रहा था। वाह, क्या खीर बनाई है आपने। श्रीमती जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों की खीर में जो स्वाद है वह दुनिया के लजीज से लजीज व्यंजनों में भी नहीं है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। शर्माती आंखों से वह मुस्कुराते हुए शांति जी का चेहरा शर्मा जी देख रहे थे कि छोटी कि छोटे बेटे अभिषेक की आवाज ने उन्हें झंझोर कर रख दिया। बाबूजी, ओ बाबूजी। शर्मा जी, जो अपनी पत्नी शांति की मीठी यादों में खोए हुए थे, अचानक से बेटे की आवाज सुनकर ना चाहते हुए भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ हाँ, बोलो बेटा। बाबूजी, हम घर पहुंच चुके हैं। चलिए आइए। कार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके छोटे बेटे ने कहा। रिटायर्ड शिक्षक शर्मा जी के 2 बेटे और एक बेटी हैं। तीनों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा अभिषेक है। बड़े बेटे और बहू के साथ उनके कुछ खास अच्छे रिश्ते नहीं हैं। सो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार वह 13वीं के बाद अपने गांव छोड़कर अपने छोटा बेटा बहू के साथ घर आ गए। दरअसल यह घर शर्मा जी ने ही खरीद कर दिया था अपने छोटे बेटे को, ये सोचकर कि रिटायर होने के बाद दोनों अपना बुढ़ापा आराम से काटेंगे अपने बेटा बहू के साथ। एक कमरा अपने और अपनी पत्नी के लिए भी बनवाया था शर्मा जी ने इस घर में। लेकिन 2 साल हो गए थे उन्हें अपनी नौकरी से रिटायर हुए, पर वे अभी तक गांव में ही रहते थे। शांति जी अपने पति को यह कहकर शहर आने से हमेशा रोक देती थी कि क्यों बेटा बहू की जिंदगी में दखल देना। यही ठीक है, सारी जिंदगी तो हम लोगों ने यहीं गुजारी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसे भी यहीं गुजार लेंगे। शर्मा जी का दिल तो करता था मुंबई आकर बेटा बहू के पास रहने का, लेकिन पत्नी के रोकने पर उनकी यह इच्छा मर जाती थी। लेकिन अब शांति जी भी नहीं थी, इसीलिए शर्मा जी को उनके बिना अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था, तो वह अपने बेटा बहू के कहने पर उनके साथ मुंबई चले आए। घर में घुसते ही शर्मा जी के पैर एक गुदगुदे मैट पर पड़े और वे ठिठक कर पीछे हट गए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए अंदर आए। मखमली और आरामदायक सोफे पर जैसे ही बैठे तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग यही हो। घर की तो काया पलट कर दी बेटा तुमने। जब खरीदा तो तब तो बिल्कुल अलग दिखता था। पूरे घर को हैरानी भरी निगाहों से निहारते हुए बाबूजी बोले। तो बेटे ने जवाब दिया, जी हाँ बाबूजी, कुछ समय पहले ही तो रिपेयर करवाया है और नया फर्नीचर भी खरीदा है। घर है इतना आरामदायक घर है। अपनी सोचते हुए शर्मा जी मन ही मन अपनी पत्नी शांति के से बात करने लगे। शांति, अगर आज तुम होती तो अपना यह घर देखकर कितनी खुश होती। ये आलीशान घर, आरामदायक फर्नीचर और नरम नरम सोफे। तुम्हारी छोटी बहू ने शरबत भी बनाकर दिया है मुझे। अब तुम मेरी चिंता मत करना। आइए बाबूजी, आपका सामान रख देता हूँ, छोटे बेटे ने कहा। तो बाबूजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। अंदर देखा तो बड़ा सा आरामदायक बेड सजा था उनके कमरे में। लेकिन यह क्या? अभिषेक तो बाबूजी का सामान लेकर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बेटा, पर मेरा कमरा तो ये है ना। नहीं बाबूजी, दरअसल आपकी बेट बहू मीना का बड़ा भाई आजकल ट्रेनिंग के लिए इस शहर में आया हुआ है। अक्सर घर आ जाता है तो इसी कमरे में रुकता है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे तो अभिषेक ने लंबी चौड़ी छत में एक कोने में बने टीन की छत वाले कमरे को खोल कर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये है घर का कबाड़ खाना, जहाँ घर की सारी टूटी फूटी बेकार वस्तुएं एकत्रित कर दी जाती हैं और दिवाली के त्योहार पर इसकी सफाई कर दी जाती है। यह ऊपर ही
यहीं ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी है बना हुआ है। बाबूजी ने देखा कि उसी कबाड़खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है। यह यहाँ अभी कुछ खास सामान तो नहीं पड़ा है, इसलिए आपके रहने की व्यवस्था यहीं कर दी है, कहते हुए अभिषेक ने उस चारपाई पर बाबूजी का सामान रख दिया। शर्मा जी के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर किसी ने जमीन पर धम से पटक दिया हो। उन्होंने पलटकर देखा तो अभिषेक अपना कर्तव्य निभाकर उन्हें अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। सब देखकर बाबूजी ने खुद को संभाला। वे उसी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे, यह कैसी अनुधनिक व्यवस्था है, जहाँ बच्चों के लिए तो अलग-अलग कमरे, यहाँ तक कि आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी अलग कमरे, लेकिन घर में एक बूढ़े बाप के लिए, मेरे लिए यह कबाड़खाना। कहते हुए अपनी संदूक में से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और अपनी चारपाई के पास रखे हुए एक बेंच पर रख दी। कोई और हो या ना हो, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी शांति। कहते कहते उनकी आंखों के कोर से आंसू बहने लगे। सोचने लगे कि जब अपनी 35 साल की नौकरी पूरी करके सरकारी स्कूल से रिटायर हुआ था तो इस दिन की कल्पना नहीं करी थी कि यह दिन अभी भी देखना पड़ेगा। जहाँ भी जाता लोग मास्टर जी कहकर कितना सम्मान देते थे। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अपना गांव छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद दोनों बेटों की दलीलों के आगे मैंने समापन रहते हैं। अकेले कैसे रहेंगे, खाना कौन पकाएगा, वगैरह वगैरह। अपनी इज्जत का वास्ता देकर गांव छोड़कर शहर आने को मना लिया और ले आए मुझे इस कबाड़ खाने में रखने के लिए। मेरी भी मति मारी गई थी कि मैं गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कह आया। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हूँ। कहते हुए शर्मा जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ मुंह साफ करके नीचे उतरने लगे। नीचे से रह रहकर हंसी ठिठोलने की आवाज़ें आ रही थीं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा कि अभिषेक अपनी पत्नी मीना और अपने साले के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। सभी शाम की चाय का आनंद लेते हुए बातें कर रहे थे। जैसे ही बाबूजी आए सब लोग सक पका गए। बाबूजी भी चाह रहे थे कि इस मनोविनोद में भाग लें, लेकिन उनके आते ही सभी को कुटुक होते देखकर उनका मन और उदास हो गया। देखा कि अभिषेक के दोनों बच्चे पार्क जाने की जिद कर रहे थे, तो बाबूजी ने उनके साथ पार्क चलने के लिए कहा। पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल गए और उनकी मस्ती में शामिल हो गए। जैसे तैसे बाबूजी को धीरे धीरे शहर की आदत पड़ रही थी, लेकिन वह अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे कि उनके बेटे अभिषेक को अपने बाबूजी की उपस्थिति में असहजता महसूस हो रही थी। गांव से आए बाबूजी उन्हें अपनी शहरी माहौल में फुहार प्रतीत हो रहे थे। एक दिन जब अभिषेक के दफ्तर से कुछ घर पर आए तो बाबूजी लुंगी और बनियान पहने सोफे पर बैठे हुए थे। बेटे के सभी दोस्तों ने उनसे अच्छे से बातचीत की, लेकिन अभिषेक को बाबूजी के पहनावे से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने दोस्तों के जाते ही अभिषेक का गुस्सा बाबूजी पर फूट पड़ा और उन्हें अपने कमरे में यानी कि कबाड़ खाने में ही रहने की हिदायत दी। यूं ही दिन बीत गए और धीरे धीरे बाबूजी ने भी अपनी नीति को स्वीकार कर लिया। बाबूजी ने अब सब्जी और दूध लाने की जिम्मेदारी खुद ही अपने कंधों पर ले ली और कभी बच्चों को स्कूल भी छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक ले जाते थे। खाली बैठकर उदास होने से तो ठीक ही था, थोड़ा टहल भी आते थे। बच्चों के साथ मस्ती मजाक भी हो जाता था और अपनी हम उम्र लोगों के साथ कुछ बातचीत भी
कर लेते थे। आज सुबह जब बाबूजी रोजाना की तरह जागे तो इलायची बादाम वाला दूध पीने की इच्छा मन ही में ही लिहोर रही थी। इतने में बहू की आवाज आई, लीजिए बाबूजी चाय। कहते हुए मीना चाय का प्याला बाबूजी के हाथों में थमा कर चली गई तो कप में वही काले रंग की शहरी काढ़ा था जिसे पीना शहरी लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। गांव में रोज सुबह पत्नी के हाथों वाली इलायची वाला दूध पीने की आदि बाबूजी ने अपनी इच्छा मन ही मन में दबा दी। लेकिन बहू के डर के मारे उन्होंने अपनी इस इच्छा को मन में ही दबा लिया, क्योंकि पहले एक बार बाबूजी ने दूध मांगा था तो बहू ने दूध ला तो दिया था, पर नाक बहुत चौड़ा के ऐसे भाव दिखाए कि जैसे किसी गवार से पाला पड़ा हो। सोचते सोचते शर्मा जी ने घड़ी की तरफ देखा। दूध लाने का समय हो रहा था। बाबूजी ने जल्दी से चाय की चुस्की ली और आए नीचे उतर आए। दूध नहीं मिलेगा और फिर बहू की चार बातें भी सुननी पड़ेंगी। बाबूजी को नीचे आते देखकर छोटी बहू मीना ने मेज पर थैला और 200 रुपए रख दिए दूध लेने के लिए कि देखा, बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। चलो बच्चों, आज तुम्हें बस स्टॉप पर मैं छोड़ देती हूँ। नहीं बाबूजी, बच्चों को मैं छोड़ दूंगी, आप जाइए, छोटी बहू हड़बड़ाते हुए बोली। बाबूजी समझ गए थे कि बहू बच्चों को उनके साथ क्यों नहीं भेजना चाहती। उन्होंने अपनी बहू को कहते हुए भी सुना था, गवार बाबूजी के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गांव की भाषा और तौर तरीके सीख रहे हैं। बाबूजी थैला और पैसा उठाकर दूध लेने निकल पड़े और अपनी स्वर्गीय पत्नी शांति जी से बात करते जा रहे थे। आप तो भाग्यशाली निकली जो केवल बड़े बेटे बहू का अपमान झेलकर स्वर्ग सिधार गई। शर्मा जी के दिल में अपने बड़े बेटे सुनील के घर बिताए कुछ दिनों की कड़वी यादें ताज़ा हो गई। किस तरह से बड़ी बहू खाने का सामान भी छिपाकर रख देती थी ताकि हम बूढ़े ना खा पाएं। एक दिन सोफे पर बैठकर जब अखबार पढ़ते हुए मैं दातून चबा रहा था तो सुनील ने टक्का सा जवाब दे दिया, बाबूजी यह शहर है, आपका गांव नहीं। दांत साफ करना है तो बाथरूम में जाकर कीजिए, आपको देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। 4 दिन में वापस अपने गांव लौट आए थे हम दोनों। पिछली यादों के सवाल में डूबे हुए शर्मा जी को पता ही नहीं चला कि कब दूध की दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट खरीद कर जैसे ही मुड़े तो बेटा का फोन आ गया। कैसे हैं बाबूजी? बेटे का फोन आ गया। कैसे हैं बाबूजी? फोन करके हाल चाल पूछा। इतने दिनों बाद किसी अपने की सहन भरी बातें सुनकर शर्मा जी की आंखें भर आईं। रूधे गले से बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ। तेरे भाई भाभी मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते, तू बस अपना ख्याल रखना। कहते हुए बाबूजी ने जल्दी से फोन काट दिया अपनी बेटी का। पर क्या बीत रही थी, बाबूजी ने जल्दी से फोन काट दिया उन पर इसीलिए क्योंकि वह अपनी बेटी को बात बताकर दुखी नहीं देखना चाहते थे। फोन काटते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी, काश यही मेरा प्यार। और बाबूजी ने खुद को संभालते हुए फिर से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वाई, किसी के कंधों पर आश्रित रहकर बुढ़ापा काटना कितना मुश्किल है, वो भी जब पति पत्नी में से एक चला जाए। जीवन बोझ सा लगने लगता है। शर्मा जी सोचने लगे, शांति जी तो स्वर्ग सिधार गईं, अच्छी भली तो थी बेचारी, बस हल्का सा बुखार और सिर दर्द हुआ। एक दिन रात को सोई और अगले दिन उठी ही नहीं। चलो अच्छा है, इस दुनिया से
सहगुन अपने कंधों पर जाऊंगी, यही कहती थी वह हमेशा से। फिर पता नहीं मेरे बाद अगर वो अकेली रह जाती इस दुनिया में तो क्या हाल होता उनका। मैं तो अपमान के घूंट पीकर जैसे तैसे रह रहा हूँ इन लोगों के साथ, अपनी पीड़ा और वेदना को दिल में ही किसी कोने में छिपाए। के बाबूजी घर के बाहर आकर खड़े हुए। तेजी से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए कुछ पलों के लिए दरवाजे पर ही रुके। जैसे ही डोरबेल बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से आती हुई आवाज़ें कानों में पड़ी। आप बड़े भैया को क्यों नहीं कहते बाबूजी को ले जाने के लिए? वैसे भी 6 महीने हो चुके हैं उन्हें यहाँ रहते हुए, प्रॉपर्टी में हिस्सा तो वो भी लेंगे ना, तो बाबूजी की जिम्मेदारी केवल हम ही क्यों उठाएं? छोटी बहू मीना की आवाज बाहर तक आ रही थी। चिल्ला क्यों रही हो? लगा लगा तो रहा हूँ फोन में बड़े भैया को। अरे भैया, बाबूजी का क्या करना है? मतलब 6 महीने हो गए हैं उन्हें हमारे घर में, लेकिन आप तो और भाभी जी तो उन्हें ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सुनने की देर थी कि शर्मा जी को जैसे झटका सा लग गया। दूध का थैला और बाकी बचे पैसे उन्हें दरवाजे के बाहर ही रख दिए। लड़खड़ाते कदमों से वो घर के सामने वाले पार्क तक आए और बेंच पर बैठ गए। शायद मेरी किस्मत में यह भी देखना लिखा था। दूसरे घर की लड़कियों का क्या दोष निकालूं जब मेरे अपने बेटे ही स्वार्थी निकले। कहते हुए बाबूजी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। इतने में उनके गांव से उनके मित्र व प्रॉपर्टी डीलर दीनानाथ का फोन आ गया, जिसे बाबूजी ने अपने गांव का मकान और जमीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। अरे शर्मा जी, कैसे हैं आप? आपके गांव वाला मकान का खरीदार मिल गया है। शर्मा जी, जो अपने बेटे द्वारा दिए गए जख्मों से पूरी तरह टूट चुके थे, रुआसी आवाज में बोले। दीनानाथ जी, मैं वापस गांव आ रहा हूँ। उन्होंने दीनानाथ जी को सारा हाल सुनाया। थोड़ी देर में मित्र से बात करने के बाद शर्मा जी ने कुछ फैसला लिया। मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था। पूरे मनोबल के साथ वे घर की ओर बढ़े और डोल बैल बजाई। बाबूजी, आप तो बड़े लापरवाह निकले। दूध की थैली और बचे हुए पैसे घर के बाहर ही छोड़कर चले गए थे। दरवाजा खोलना दरवाजा खोलते हुए छोटी बहू चिल्लाई। बाबूजी बिना एक शब्द बोले अपने बेटा और बहू की तरफ देखते रहे। सीढ़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक छोटे बेटा बहू की आवाज़ सुनकर रुक गए। अरे हाँ बाबूजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, शाम को भैया आ रहे हैं आपको अपने घर ले जाने के लिए। बाबूजी तो जैसे ही इसी बात का इंतजार कर रहे थे, पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए बोले, सामान पैक मैं नहीं करूँगा, तुम करोगे। क्या मतलब है आपका? छोटी बहू चिल्लाई। मतलब ये है मतलब यह है, शायद तुम लोग भूल चुके हो कि यह मकान मैंने खरीदा था हम सब लोगों के रहने के लिए, और आज भी यह घर मेरे नाम पर है। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह मैं तय करूँगा, तुम लोग नहीं। मेरी खून पसीने की कमाई से खरीदा हुआ घर में मुझे ही टीन की छत वाला कबाड़ खाना दे दिया रहने के लिए, और यहाँ आलीशान बेड और एयर कंडीशनर की हवा बस बहुत हुई। 15 दिन का समय मैं तुम्हारे पास है इस मकान को खाली करने के लिए। तो क्या आप अकेले ही इस बड़े मकान में रहेंगे? बेटा बोला। जी हाँ। जी नहीं, इस मकान को बेचकर मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, अपने पुराने मकान में जहाँ मेरी पत्नी की यादें बसती हैं। कम से कम वहाँ मैं अपनी पुराने मित्रों के साथ बैठकर हाल चाल तो बांट सकता हूँ। बाबूजी, आपने तो हमें एक पल में ही पराया कर दिया। बेटा बहू गिड़गिड़ाने लगे। यह फैसला लेने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे? पराया किसने किसको किया है, ये तुम अभी आराम से बैठकर सोचना। और तुम्हारा पिता अभी इतना कठोर नहीं है, इसीलिए तुम जब तक यहाँ रह सकते हो जब तक तुम्हारा इंतजाम नहीं हो जाता, पर तब तक तुम ऊपर टीन की छत वाले कबाड़ खाने में रह सकते हो। मुझे इससे भी कोई ऐतराज नहीं होगा।
बेटा बहू हक्के बक्के होकर पिताजी की तरफ लगातार देख रहे थे और बाबूजी गजब के आत्मविश्वास के साथ अपने उसी कमरे की तरफ बढ़ गए जो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। आज पहली बार उन्हें मखमली गद्दों पर सुकून से लेटने का सौभाग्य मिल रहा था। धन्यवाद।